Threshold Chemistry. My name is Muhammad Zishan Alam. Today in this particular video, we are covering the part 3rd of the chemical equilibrium chapter of physical chemistry. So why are you watching this chapter at Threshold Chemistry? Because this channel provide you concept, notes, previous year questions with practice set, and we'll revise the entire video briefly. So first we will revise what we have read in the previous video. We have seen the reversible and irreversible reactions, we have seen the neutralization and precipitation reactions, homogeneous and heterogeneous equilibrium, what are the characteristics of the equilibrium constant, how catalysts affect equilibrium, graphs and visualize the chemical concepts, Henry's law and applications, what is the relation between Kp and Kc. We have all seen this. If you haven't watched the earlier video, please do watch, and we have also solved some practice questions and previous year questions also. So what we are going to do in this video, we will study the effect of temperature on K equilibrium. के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। उससे पहले पढ़ने के लिए हमें 2-3 चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे पहली है थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट एज मच एज पॉसिबल। आई एम राइटिंग नोट्स ऑन दिस टैब, यू ऑल्सो कुड राइट, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, minimum potential energy, this is potential energy that should be possessed by reactants, इतनी एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास हो, so that they can get converted into what? Into products. इतनी एनर्जी होनी चाहिए हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की जो कि कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले एक और एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के मूवमेंट की, possessed by reactant molecules so that they can get converted into, किस में हो जाएंगे? प्रोडक्ट, और can cross threshold barrier। थ्रेशोल्ड बैरियर क्या है साहब? सारी चीज़ देखेंगे इस ग्राफ से, आराम से देखो और समझो, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट लिया। कोई भी हमने एक रिएक्टेंट लिया है, 2 रिएक्टेंट लिए, हमारी इसकी एनर्जी यहाँ थी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी क्या कहलाती है हमारे पास में? यहाँ बेस से 0 से लेके जब तक कि रिएक्शन हो नहीं जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ये मैक्सिमम एनर्जी बैरियर होता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। वहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लो, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल, यहाँ तक तो एनर्जी है हमारे पास मॉलिक्यूल की, अगर इसमें देखें यहाँ तक इन 2 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, पर थ्रेशोल्ड ये पूरी है। और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है? इस मॉलिक्यूल ए और बी को सी में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ तक ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तभी ये बैरियर क्रॉस होगा। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ था ए बी, उसके बाद मैंने इसको हीट दी, थ्रेशोल्ड एनर्जी दी, ये यहाँ तक पहुँचा, ये थ्रेशोल्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गया यहाँ पर सी में, सी की एनर्जी इससे कंपैरेटिवली लेस है। अब देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एच हमारा क्या होता है? ई एफ माइनस ई
ए बी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। इसकी एनर्जी ये है, इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, ई रिएक्टेंट। ठीक है, अगर डेल्टा एच 0 से कम है तो प्रोसेस कैसा कहलाता है हमारे पास में, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। मतलब डेल्टा एच क्या होता है इसमें, नेगेटिव होता है। इस केस में देख लोगे ना, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो प्रोसेस कैसा होगा हमारे पास में, एंडोथर्मिक। मतलब कि इसमें हीट देनी पड़ेगी तभी हमारे पास ये रिएक्शन होगी। ठीक है, चलो ई ए एफ एंड ई ए बी क्या है हमारे पास में, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ई प्रोडक्ट मैंने ये पहले ही बता दिया, बाकी सारी चीज़। ई प्रोडक्ट और ई रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सुनो, इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कोई भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि एक्सोथर्मिक है, मतलब कि उसने उस सिस्टम ने एनर्जी लूज़ की है तभी ये नीचे आया है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और हमने इसको हीट दी है, उसके बाद में ये इसके नीचे नहीं आया। इसका क्या मतलब है, इसको हीट प्रोवाइड करने के बाद भी इसकी जो ये रिएक्शन थी ये ज़्यादा स्टेबल थी कंपैरेटिवली इसके। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, हमारे पास एक रिएक्टेंट था, एक सेकेंड, ओके, एक रिएक्टेंट था, वो किस में गया, प्रोडक्ट में गया, इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। अगर हमारे पास डेल्टा एच मान लो सपोज़ 100 जूल था, 100 किलो जूल पर मोल था। ठीक है, पर मोल, इसको क्या मानेंगे हम, ये एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि जब रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट में जा रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है फेवरेबल क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक क्या है, जहाँ से हीट वापस जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये ये पहला पार्ट एंडोथर्मिक होगा, वापस से जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। इस साइन से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हमारे पास प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता, सपोज डेल्टा एच इक्वल टू, मैंने रिएक्शन क्या कर दी, पलट दी, रिएक्शन पलट दो, बस साइन चेंज कर दो। अब इसमें क्या होगा, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा, और रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ठीक। ये डेल्टा एच की वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। कहीं भी डेल्टा एच नेगेटिव है कह तो आग निकल रही है, इसमें से तमाम आग निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर पॉजिटिव साइन है तो कह दो इसको हीट देनी पड़ रही है, आग देनी पड़ेगी तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो, मेरे पास रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। तो हमारे पास में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, लिखो ज़रा, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, के एफ कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आर बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, के बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम तो आर एफ किसके बराबर होता है, आर बी के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हो गया, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ पी। इतना आ गया ये, ठीक है। चलो आगे देखो, अब देखो के एफ अपॉन के बी को हम क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम की क्या वैल्यू आई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट का अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। के बी और के बी क्या है,
के बी और के एफ क्या है हमारे पास में, के बी एंड के एफ आर द रेट कांस्टेंट। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, फॉर बैकवर्ड, फर्स्ट इज बैकवर्ड, फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन के लिए के एफ लिखो, के एफ लिखा, के एफ क्या हो गया, ये हो गया ए एफ अरेनियस कांस्टेंट ई के पावर ई ए अपॉन आर टी। मैंने अभी फॉरवर्ड का लिया है अपॉन आर टी, इसी तरीके से बैकवर्ड का लिखेंगे हमारे पास में ए बी ई बी अपॉन आर टी। ठीक है, अब इसको क्या करा, के इक्विलिब्रियम के टर्म्स में लिखोगे तो ऐसे लिखो के एफ ए एफ ई की पावर माइनस ई ए एफ दिस इज एफ अपॉन आर टी, एंड नीचे क्या लिखा जाएगा, ए बी ई ए बी अपॉन आर टी। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको एक कांस्टेंट मान लें, इसको एक कांस्टेंट नहीं मान सकते हो यार, जब दो कांस्टेंट दे रखे हैं तो इसको एक कांस्टेंट मान लो। इसको हम मान लेते हैं ए मान लिया, ई कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, ई माइनस कॉमन लेने के बाद ई ए एफ माइनस ई ए बी, ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस कॉमन लेने के ई एफ अपन ई बी अपॉन आर टी फिर से कॉमन आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो, फिर यहाँ से आने के बाद ये क्या हो गया, हमारे के इक्विलिब्रियम था, ए आ गया, ए के पास ये क्या वैल्यू आई थी हमारे पास में, पीछे सोचो, डेल्टा एच आई थी ना, ई ए एफ माइनस ई ए बी क्या आई थी हमारे पास में, ये डेल्टा एच आई थी ना, ये डेल्टा एच आई थी, पीछे जाके देखो तो माइनस डेल्टा एच, माइनस पहले का साइन है और माइनस आएगा तो हमारे पास में माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, दिस इज डेच अपॉन आर टी। इसको क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन। ए एफ एंड ए बी हमने अरेनियस कांस्टेंट है हमारे पास में। अब एज्यूम क्या करो, एक एज्यूम करते हैं, उसके बाद में एक बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। assuming A and delta H to be टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लेते हैं कुछ देर के लिए। ए तो कांस्टेंट है, एच को भी कांस्टेंट मान लो, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास में इसकी जब लॉग लेंगे, इसको जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, इसको के इक्विलिब्रियम था ना, इक्वल टू ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, इसका लॉग लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास में, दिस इज़ 1 डेल्टा एच अपॉन आर टी। इसका लॉग लेंगे तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या कंडीशन लेते हैं हमारे पास में, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे ज़रा, वीडियो रोको और लिखो, तो क्या हो जाएगा, एल एन के एट फॉर टेम्परेचर T1 क्या लिखेंगे हमारे पास में, K1 T1 इक्वल टू एल एन ए, दिस इज एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T1, यहीं पे एल एन फॉर टेम्परेचर T2, टेम्परेचर एट टेम्परेचर T2 के लिए क्या हो जाएगा, एल एन के T2 टेम्परेचर हो जाएगा, एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन R2 T2। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ स्पेस नहीं है, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2 माइनस फर्स्ट करो और अपने पेज पे लिखो, अपनी शीट पर लिखो 2 माइनस 1 की वैल्यू कितना होगा। जब भी हमारे पास लॉग में से हम माइनस करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है हमारे, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है हमारे पास में, एल एन ए अपॉन बी होता है ना, तो वही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, एल एन के
T2 अपॉन ln K T1 एट टेम्परेचर लिखा है हमारे पास, तो डेल्टा H अपॉन R ये आ जाएगा। उसके बाद में टेम्परेचर T2 अपॉन T1 आ जाएगा। LCM लिया था मैंने T1 प्लस T2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कुछ नहीं किया है, सिर्फ सब्सट्रैक्शन किया है, आराम से देगा। ln को जब लॉग में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log K T2 अपॉन K2 T1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.203 R। यहाँ कितना आ जाएगा, T2 अपॉन T1 T2। अब देखो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोई भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी जिसमें हमें हीट देनी पड़ी थी। इफ़ टेम्परेचर इज रिएक्शन, इफ़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, इस इक्वेशन से देखो क्या शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब क्या, ln K T2 अपॉन T1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R T2 अपॉन T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ठीक है, ये तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई हमारे पास, और ये भी पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गई। T1 T2 से बड़ा है ना, जब माइनस करोगे, अगर ये 50 है ये 20 है तो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ln K T1 ग्रेटर देन 1 से होगा। इसका क्या मतलब होगा, K2 T1 से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हो रहा है, देख रहे हो कि मैंने जब टेम्परेचर बनाया एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स, ये फेवर कर रहा है ना, फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो आगे, देखो इसका क्या मतलब होता है, हायर द वैल्यू ऑफ किसकी, इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम की, हायर विल बी द यील्ड, हायर विल बी द यील्ड ऑफ रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन की यील्ड होगा। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन yield will increase on increasing what, increasing टेम्परेचर। ये नोट्स हैं, ये सारे नोट्स एक एक लिख लो, एग्ज़ाम में सीधा आएगा, यहीं से सवाल आएगा, यहीं से आएगा। क्यों, बिकॉज के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, के इक्विलिब्रियम क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या, अगला पार्ट क्या हमारे पास में, एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल इक्विलिब्रियम की जान है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ के इक्विलिब्रियम। पहली यहाँ पे हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्या है हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ के इक्विलिब्रियम, कितने एक्सटेंट तक जाएगा, क्या वैल्यूज़ आती हैं इसकी, सारी चीज़ सॉल्व करेंगे विथ क्वेश्चंस। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस जगह जाएगी हमारे पास में, रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, इस पर क्या, इसकी क्या एप्लीकेशन होगी। तो सबसे पढ़ते हैं पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं, नॉर्मली कोई भी रिएक्शन ले लो। लेट सपोज मैंने ले लिया, ठीक है ये कलर ठीक है, नहीं ये अच्छा नहीं, ये सही है। रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, टाइम t इक्वल टू 0 था, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, अभी बस शुरू की है रिएक्शन। मैंने कितने डाल दिए, 101 मोल इसके डाल दिए, इसके 0 बनेंगे। अगर मैंने t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पे ये देखा तो इसका 1 मोल बचा और इसके 1000 मोल्स बन गए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका के इक्विलिब्रियम निकालना ज़रा, के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लगाओ, ये 1000 ही हो गया ना, अपॉन 1 आएगा, तो ये कितना हो गया, इसका मतलब 10⁻3। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं हमारे पास में, A is converting into B, T equal to 0, 1001
1000 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये 0। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, 1000 है, और इसका 1 मोलर बना केवल 1 मोलर। तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम कितना आएगा, लिखो ज़रा, बी अपॉन ए हो गया, बी अपॉन ए हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका 1 कितना हो गया, 1 अपॉन 1000, ये कितना हो गया 10 टू द पावर -3। इसके दो रिजल्ट हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, नोट लिखो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, के अगर 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन इसका क्या मतलब है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट, जितना भी रिएक्टेंट है हमारे पास में, जो भी रिएक्टेंट डाला डब्बे में, सारा का सारा विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू, अरे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास में, अगर के, यहाँ से ये दिख नहीं रहा हमारे पास में, के इक्विलिब्रियम हमारे पास 10 टू द पावर 3 था, सारा का सारा प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे था कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यही समझना है और कुछ नहीं है केमिस्ट्री। 10 टू द पावर 3 से अगर कम है तो इसका क्या मतलब होता है, नेग्लिजिबल amount of reactant, negligible amount of reactant will get converted into product। कोई बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, हमने प्रूफ करके देखा, कहाँ से, यहाँ से देखो कहाँ कितना हुआ, इसकी 10 टू द पावर 3 है, 1 मोलर, ये सारा का सारा बचा ही है अब हमारे पास में। अगर 10 टू द पावर 3 और के बीच में आता है तो हमारे पास में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रहते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट बनते हैं दोनों पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में पहली इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बी क्या है हमारे पास में, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कहाँ से क्या डायरेक्शन होगी रिएक्शन का, कोई दिक्कत, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ concentration of products टू रिएक्टेंट्स। यहाँ तक तो के इक्विलिब्रियम की तरह डेफिनेशन है, बट यहाँ पे क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इस डेफिनेशन का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्या याद रखना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं हम, तब समझते हैं। एक सेकेंड, कौन सा, ठीक है। रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, T इक्वल टू 0, 10 मोलर कंसंट्रेशन है, 20 मोलर ये बन गया। लेट्स सपोज K इक्वल टू 100 दे रखा है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हो गया, K प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में। अब देखो ये रिएक्शन लिखिए, K इक्विलिब्रियम यहाँ रहता है हमारे पास में, और ये कहाँ रहता है, Q कहीं पे भी हो सकता है। अगर Q K से कम है तो रिएक्शन इधर जाएगी, अगर Q K से ज़्यादा है तो रिएक्शन इधर जाएगी। रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो इसका Q कितना हो जाएगा हमारे पास में, एट टाइम T अपॉन R, T इक्वल टू 20/10, ये किसी भी टाइम पे निकाला जा सकता है, इसका आगे 2, ठीक है। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो लिखना पड़ेगा,
वो लिखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट लिखो, इफ़ Q के बड़ा है Q से, देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? सेकंड क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? अगर Q K से बड़ा है तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन इसमें जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। और थर्ड कंडीशन जिसकी वजह से हमें चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, T इक्वल टू K, देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इस पे हमारे पास में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, ये हो गए अपने पास दो एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये किस में हमारे पास में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये हेल्प इन डिटर्मिनेशन कि इक्विलिब्रियम इसमें बहुत हेल्प करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। इसको हम एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस। H2 गैस दे रखी है, I2 गैस दे रखी है। इसको मोहब्बत से लिख लेते हैं यहीं पे, H2 प्लस I2 गैस लिख लिया हमने। क्या बन रहा है हमारे पास में? 2HI गैस बन रहा है। ठीक है, बना दी गैस हमारे पास में। इसके लिए K कितनी वैल्यू दे रखी है? 100 दे रखी है। ठीक है, क्या करना है? सॉल्व करना है हमारे पास में। इफ इनिशियली 2 मोल्स टेकन of each H2N gas taken in 10 ml of vessel, calculate equilibrium concentration। ठीक है, कुछ मत करो, T इक्वल टू 0 वही लगा, 0.2 मोल। 0.2 यहाँ पे 2 मोल्स ले रखे हैं, यहाँ 0। अब यहाँ पे जब कंसंट्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास में ये ऐसे लिखा जाएगा ना, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन। जब 10 ml 2/10 कितना हो गया? 0.2 ही हो गया ना। ठीक है, ये वॉल्यूम था हमारे पास कंसंट्रेशन के लिए, तो ये 0.2, ये 0। अब देखो 2 माइनस एक्स, कुछ क्या होगा इसमें से? वॉल्यूम इतनी थी, इसमें भी 2 माइनस एक्स जाएगा, वॉल्यूम इतनी थी। कितना हो गया? 2x/100 बनेगा। ये जितना यहाँ से टूटेगा उतना ही बनेगा। ये 2 हैं तो ये 2 बनेगा, ये 1 होता तो 1 बनता। अब देखो K इक्वल टू 100 है, K इक्वल टू 100 है। यहाँ इक्विलिब्रियम की हमारे पास में वो जो था फॉर्मूला वो लिख के दिखाओ। यहाँ पे क्या आएगा? HI, प्रोडक्ट में HI का स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में? H2 आएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फिर क्या आएगा? I2 आएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या आएगी वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू अगर HI की आ गई हमारे पास में, ये 2x का स्क्वायर आ गया अपॉन ये कितना आ गया? 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं हम, 2 माइनस एक्स अपॉन 10, 2 माइनस एक्स अपॉन 10, ये हो गया। ये स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास में, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बन गया ये पूरा। तो यहाँ से अंडर रूट ले सकते हैं हम। ये 10 इक्वल टू 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 10, 2 माइनस एक्स अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? इसके सॉल्व करने के बाद आएगा, इसका आंसर आएगा ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 12x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। क्या आ जाएगी? 5/3। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H2 का क्या आएगा हमारे पास में? H2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल लो, किसके बराबर होगा? I2 के बराबर ही होगा वो भी। और वो कितना होगा हमारे पास? 2 माइनस 5/3 अपॉन 10। तो कितना आ गया हमारे पास में? 1/30 मोलर कंसंट्रेशन आएगा। और HI का कितना आ जाएगा? 1/3 मोलर। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम से सॉल्व करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बहुत इजी एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द एबव रिएक्शन, अब उसी रिएक्शन में हमने क्या करना है? हमारे पास में 5 मोल HI के डाल दिए हमने। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, वो हम रिएक्शन कौन सी थी? H2 गैस थी, I2 गैस थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम में जा रही है, 2 HI गैस बन रही है हमारे पास में। अब हमारे पास जो था T इक्वल टू 0 पे
ये 0 0 था, ये 5 ले लिया हमने। कितना ले लिया? 5। अब t इक्वल टू टी पे क्या होगा हमारे पास? ये 5 था, 10 लीटर की वॉल्यूम थी, कुछ ना कुछ x से यहाँ से कन्वर्ट हुआ होगा, पहले ले रखा है हमने। तो यहाँ पे 2 था तो इसका आधा बनेगा, तो x/2 बनेगा यहाँ, x/2/100। ये भी इतना ही बनेगा, x/2/100। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? के इक्विलिब्रियम वही था इसके लिए भी। तो यहाँ पे 100 इक्वल टू 5 माइनस x/10 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/2/10। इसको यहाँ रख दो, फिर से यहाँ लिखना है इसको सेम। यहाँ पे जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा? x/2 5 माइनस x/10। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? x इक्वल टू 5 माइनस x/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/6 आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी। तो H2 कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या निकलेगा अपने पास में? H2 कंसनट्रेशन निकलेगा 1/24 मोलर, जो कि I के बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे। इधर साइन लग गया यार, क्या कर देता हूँ मैं। ठीक है, I2 पे। वहीं पे अगर HI का कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5 माइनस 5/6/10 इज इक्वल टू 25/26 मोलर। कोई दिक्कत? ये हो गया सॉल्व अपना क्वेश्चन। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था, बहुत इजी एग्जाम्पल था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलो। हमारे पास में 1 लीटर ऑफ 0.4 ml। ठीक है, चलो, एक लीटर है, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। वॉल्यूम कितनी है अपने पास में? 1 लीटर है और 0.4 मोलर कंसनट्रेशन दे रखा है AgNO3 मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ इतने अमोनिया का सॉल्यूशन मिला रखा है। और ये रिएक्शन होती है एक्वस Ag प्लस अमोनिया, Ag अमोनिया बनता है और ये के इक्विलिब्रियम दे रखा। फाइंड इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस का बनाना है, NH3 का बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे? रिएक्शन लिखो आराम से, यहाँ से उठाओ, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से ये रिएक्शन आ गई अपने पास में। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है? T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 पर क्या होगा हमारे पास में? ये 0.4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये कुछ नहीं बनेगा। अब T इक्वल टू टी पे क्या होगा हमारे पास में? ये सारा ख़त्म हो जाए। T इक्वल टू टी पे हमारे पास अगर ये सारा ख़त्म हो जाए, सपोज़ करो ये सारा ख़त्म हो गया, ये दुगना रिएक्ट करेगा इससे, तो 0.4 था, ये 0.8 हो जाएगा। तो 4.4 से 0.8 ख़त्म हो जाएगा, 3.6 बचेगा। और यहाँ कितना बन जाना चाहिए? सारा 0.4 बन जाना चाहिए। लेकिन ये जब हो गया, जब सारा ये ख़त्म होगा Ag प्लस Ag ख़त्म होगा, तो अगर T इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ये बच जाएगा। लेट सपोज x बच गया, तो 3.6 में भी कुछ ना कुछ ये बच जाएगा अगर ये कम ख़त्म हुआ। और यहाँ पे भी, यहाँ पे 4.4 माइनस x, कुछ ना कुछ यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ये 0.4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 3.6 प्लस x, यहाँ पे 10⁻10, इसकी वैल्यू जो आएगी x/1 इंटू 10⁻- आएगी, -9 आई। आराम से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होमवर्क है एक, ये जो भी एग्जाम्पल था इसको 1 लीटर की जगह 10 लीटर लेना है, 1 लीटर की जगह 10 लीटर करना है और कमेंट में इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम में क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता, जहर होता है एकदम से, ये एकदम हीमोग्लोबिन को नहीं जाने देता, पकड़ के रखता है। इनिशियली क्या होता है हमारे पास में? CO बना, टेकन एट 10 atm प्रेशर में, चलो ठीक है, विद एक्सेस ऑफ कार्बन सॉलिड एक्सेस में Kp दे रखा है, पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका? CO का। ठीक है, रिएक्शन लिखो अपने पास में। रिएक्शन क्या है? कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस, CO गैस। ठीक है, ये कितना है? ये तो यूनिटी दे रखा है यहाँ पे, ये 10 atm दे रखा है।
10 ATM दे रखा है तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। तो क्या हो गया अपने पास में 10 टू दी पावर, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 10 टू दी पावर 3 इंटू 100 दे रखा है यहाँ पे, ये 4x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 250 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 20 ATM। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ़ इनिशियली ये क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें ये मुलर एवरेज और ये अपने पास में वेपर डेंसिटी मिक्सचर की पता होनी चाहिए। उससे पहले हम ये सारी चीज़ कर पाएंगे तब जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, अपने पास में क्या क्या पढ़ा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, कैटलिस्ट इफेक्ट, हेनरीज लॉ। ठीक है, उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी किया। थ्रेशोल्ड एनर्जी कोई भी मिनिमम एनर्जी बैरियर होता है ग्राउंड स्टेट से। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है, जहाँ पे मॉलिक्यूल, सपोज मेरी एनर्जी है एक, अगर मेरी भी एनर्जी ज़ीरो कर दिया जाए तब अगर रिलेटिव देखा जाएगा तो वो थ्रेशोल्ड हो जाएगी। वरना अगर मेरे पास सपोज 10 कैलोरी एनर्जी है तो वो मेरी एनर्जी यहाँ आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमने एक फार्मूला जो आर्हेनियस इक्वेशन में हमने यूज़ किया था, डेल्टा एच इक्वल टू ई एफ माइनस ई ए बी, ये पढ़ा था हमने पास में। डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच अगर बड़ा है तो एंडोथर्मिक होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बी थी हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में इसके साइन की सिग्निफिकेंस बताई थी। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है एंडोथर्मिकली, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा है एक्सोथर्मिकली, मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट फेवर हो रहा है। वहीं पर अगर रिएक्शन को पलट देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने के बाद में अपने पास में जो रिएक्शन है पलट गई और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अब एक्सोथर्मिक हो गया, यही रिएक्शन पलट गई और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंडोथर्मिक हो गया। फिर हमने अरेनियस इक्वेशन को ड्राइव करा डेल्टा एच के टर्म्स में। इसको एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में भी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, वहाँ से एक रिज़ल्ट पता चला था हमें बड़ा शानदार। क्या पता चला था हमारे पास में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमारे पास में हाई, जितनी ज़्यादा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा यील्ड होगी। ठीक है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन यील्ड विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज के इक्विलिब्रियम बढ़ता है। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन पढ़ी के इक्विलिब्रियम की सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर हमारे पास 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है तो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। अगर के इक्विलिब्रियम 10 टू द पावर -3 से कम है तो नेग्लिजिबल कन्वर्जेंस होगा, और अगर इन दोनों के बीच में तो दोनों काफ़ी हद तक बनेंगे, कंसिडरेबल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पढ़ा। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने रिएक्शन क्वोशेंट पढ़ा। रिएक्शन क्वोशेंट ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी टाइम पे मेज़र की जाती है। ये के इक्विलिब्रियम से इसीलिए अलग है कि इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद ही मेज़र होता है, और ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी टाइम पे हमारे पास में ये था एट टाइम इक्वल टू जब ये 20 मोलर था, ये 10 मोलर था, तो हमारे पास रिएक्शन क्वोशेंट कितना आ गया 2। अगर इसका के अगर 1 होता, के इक्वल 1 होता तो क्यू के से ज़्यादा हो जाता। अगर के 1 होता तो क्यू ज़्यादा हो जाता के से, तो क्यू ज़्यादा हो गया के से तो बैकवर्ड रिएक्शन जाती है। ठीक है, जैसे ये ज़्यादा है तो बैकवर्ड में रिएक्शन जाती है, ये ज़्यादा था ना, फिर ये बैकवर्ड में जाती रिएक्शन। अगर ऐसा होता कि के नहीं दे रखा है इसमें एग्जांपल में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर के ज़्यादा है क्यू से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर क्यू ज़्यादा है तो बैकवर्ड जाएगी, बराबर है तो इक्विलिब्रियम पे जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ये एग्जांपल देखा हमने, ये सॉल्व करा, 1-2 बार सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये सवाल सॉल्व करा, 25/26 आया इसका आंसर, I2 का 1/24 आंसर आ गया आंसर।
और फिर ये इसमें 1 लीटर की जगह 10 लीटर करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये एग्ज़ाम्पल लिया, यहाँ से हमारे पास में ये कितना आया 20 atm प्रेशर, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मे बी वी कैन स्टार्ट ली शेटिलियर प्रिंसिपल। तो देखते हैं आगे कितना होता है। ओके, टेक केयर। इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ सपोर्ट इट। थैंक यू।